class, that is theory of bureaucracy. Theory of bureaucracy. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है, थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ये मैक्स वेबर ने पेश की थी. मैक्स वेबर, ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करता था मैक्स वेबर, और इसने अपनी थियरी पेश की थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से. मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी क्या है. ब्यूरो मीन्स ऑफिस और डेस्क, ठीक है. ब्यूरो मीन्स ऑफिस और डेस्क. तो ब्यूरोक्रेसी से क्या मुराद हुआ कि दोज पीपल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और डेस्क, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ऑफिशियल. यस, थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अब उसने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक थियरी पेश की कि ब्यूरोक्रेसी को इन असूलों पे काम करना चाहिए. उसके ब्यूरोक्रेसी की जो थियरी है उसने कुछ खसूसियात बयान की कि अगर हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए तो उस ब्यूरोक्रेसी के ये अहम नकात जो हैं, ये अहम पॉइंट्स जो हैं, उसमें लाजमी तौर पर पाए जाने चाहिए, ठीक है. तो नंबर 1 उसने कहा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. ये पहला पॉइंट है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी से, हायरार्की किसको कहते हैं पहले ये समझिएगा. हायरार्की कहती हैं वेरियस लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वेरियस लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी हर अदारे के अंदर एक लेवल स्टैब्लिश होना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, ठीक है. मसलन ये आपके सामने एक पिरामिड है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का चार्ट अगर आप देखें, कुछ बॉटम लेवल पर मैनेजमेंट है, और फिर उसके ऊपर कुछ मिडिल लेवल पर है, और कुछ फिर टॉप लेवल पर है. दिस इज हायरार्की, वेरियस लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हायरार्की है इसको हम बोल रहे हैं वेरियस लेवल्स. ये जो वेरियस लेवल्स है ये हायरार्की है, ठीक है. और हायरार्की बेसिकली 3 तरह की होती है. ये पिरामिड अगर हम ड्रॉ करें तो बुनियादी तौर पे ये 3 ही होते हैं, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये ब्यूरोक्रेसी की जो थियरी है इसके अंदर ये जो हायरार्की है ये 2 तरह से जो है वो आप कह लें कि इसका फ्लो चार्ट बनता है. नंबर 1 फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जब हम बात करेंगे हायरार्की के अंदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की. और अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से मुखातिब होता है. ऐसी है ना, हमेशा अपने सबऑर्डिनेट हमेशा सुपीरियर को जो है वो ब्रीफ कर रहा होता है या रिपोर्ट कर रहा होता है. ये एक बात याद रखनी है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमेशा आपने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है. यहाँ पे रिक्वेस्ट होंगी, रिपोर्टिंग होंगी, ठीक है. और दूसरी साइड पे आ जाएं, अगर ऊपर से नीचे की जानिब आएं, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ये उलट हो जाएगा. यहाँ पे सबऑर्डिनेट से सुपीरियर था, यहाँ पे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो जाएगा. एक सीनियर ऑफिशियल अपने जूनियर मातहत को जो है वो एड्रेस कर रहा है, ठीक है. अब इस सूरत के अंदर आप डायरेक्शंस देते हो, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती, इधर डायरेक्शंस होती हैं. हदायत ऊपर से जारी होनी है, नीचे से ऊपर नहीं जानी. नीचे से ऊपर तो उन हदायत के ऊपर रिपोर्टिंग जानी है, ठीक है. तो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, अहकामात जारी किए जा रहे हैं, वो ऊपर से नीचे की जानिब होते हैं हमेशा. दिस इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक है. तो क्या कहता है मैक्स वेबर, पहला पॉइंट क्या है कि अगर ब्यूरोक्रेसी, वो कहता है कि अगर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हम देखें तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि वेरियस लेवल्स होने चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक ही लेवल है या एक ही शख्स है वही सारे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. वेरियस लेवल्स होंगे, ठीक है. नंबर 2, पहला पॉइंट क्लियर है. नंबर 2, इम्पर्सनैलिटी. इम्पर्सनैलिटी, ये इम्पर्सनैलिटी बड़ी अहम चीज़ है. अभी मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पर वो जो ऑफिशियल है उसने कभी भी किसी के साथ भी पर्सनल नहीं होना, उस दफ्तर की पावर को कभी पर्सनली यूज़ नहीं करना, किसी के साथ अपनी ज़ात का मसला नहीं बना लेना, ठीक है. कोई भी ऑफिस है जो पब्लिक ऑफिस है, इसको यूँ बोला जाता है
यहाँ पे लिख लें इम्पर्सनैलिटी के साथ, सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट इन्वॉल्व इन द वर्क। सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल यानी उसकी अपनी ज़ात जो है वो उस दफ्तर के काम में इन्वॉल्व नहीं होगी। सरकारी सतह पर इख्तियारात हैं, सरकारी सतह पर ही इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे, पावर पर्सनल नहीं होगी। सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट इन्वॉल्व इन द वर्क, ठीक है। ये इम्पर्सनैलिटी यानी कि गैर जानिबदार होकर काम करना है, जानिबदार होकर काम नहीं करना। अगर आप जानिबदार होकर काम करेंगे तो मसाइल बनेंगे, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी के बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट एक अगेन फीचर है। आप देखें, एक अफसर है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो जब एक जगह पर कहीं अपॉइंट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो सारी उम्र तो वहाँ नहीं बैठे रहे। कभी हो सकता है उनकी ट्रांसफ़र हो जाए, कभी हो सकता है उनके प्रमोशंस हो जाएं, प्रमोशन भी तो हो सकते हैं ना, तो भी वो सीट वैकेंट हो जाएगी, कोई और ऑफिसर आ जाएगा वहाँ। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये मैक्स वेबर का कहना था कि तमाम दफ्तरी जो काम हैं उनको एक रिटन फॉर्म के अंदर लिखकर फाइल वर्क होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ फाइल वर्क होना चाहिए रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, कि उसके टेन्योर में कौन से लोग भर्ती हुए, कहाँ कहाँ पर किस किस डेजिग्नेशन पर काम करते रहे, और जब वो ऑफिसर पोस्टेड हो गया, ट्रांसफ़र हो गया या प्रमोट हो गया, इवन रिटायर भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो जगह खाली होगी, उस जगह पे कोई और ऑफिसर आ गया। अब उस ऑफिसर को कैसे पता लगेगा अगर रिटन रूल्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़बानी कलामी कभी भी दफ्तरों के काम नहीं करने। दफ्तरों के काम वो क्या कहता है, हमेशा लिख कर करने हैं ताकि रिकॉर्ड रह जाए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। ये रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैक्स वेबर समझा रहा है। और आप देखें तमाम दफ्तरों के अंदर छोटा छोटा काम भी होता है ना, तो उसको लिख कर ऊपर एक नंबर लगाया जाता है, ऑफिस नंबर या ऑफिशियल नंबर। वो क्यों होता है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, ताकि माजी में अगर मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़ जाए, आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो हम सीधा इस नंबर को देखेंगे और सीधा उस फाइल पर जाएंगे। ये नहीं कि फिर सारा दफ्तर की फाइलें खोल के बैठ गए, मिल फिर भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये नंबर जो होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लियर। तो हमेशा आपने काम ऑफिस वर्क जो है वो लिख कर करना है, कभी ज़बानी कलामी नहीं कहना, इसको वहाँ लगा दो, इसको वहाँ लगा दो, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये ज़बानी कलामी नहीं होता, हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, रिटन ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि जो जिसका काम है वही करेगा ऑफिस में, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, कि जो जिसका काम है सिर्फ वही करेगा। अगर उस रेलिवेंट काम में उसका टास्क नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे ऑफिस के अंदर किसी का काम टाइपिंग है तो सिर्फ टाइपिंग करेगा, ठीक है, उससे और कोई काम नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई और आपने क्लर्क रखा हुआ है और उसके आपने कोई टास्क असाइन किए हुए हैं जो रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है कि ये काम या क्लर्क करेगा, उसके अलावा उससे काम नहीं लेना, ठीक है। तो ये दिस इज स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जो जौन सा हुनर वो रखता है उससे सिर्फ वही लेना है, इसके अलावा उससे काम नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशंस बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। प्रमोशंस बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। प्रमोशंस बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपने अदारे के अंदर, दफ्तर के अंदर जो तरक्कियां करनी है वो अचीवमेंट्स की बुनियाद पर करनी है, फेवरेटिज्म की बुनियाद पर नहीं करनी, नेपोटिज्म की बुनियाद पर नहीं करनी, ठीक है। वो समटाइम्स आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट्स और फिर उसके बाद फर्दर जो प्रमोशंस हैं वो किस बुनियाद पर हो रही होती हैं, रेफरेंस की बुनियाद पर, अचीवमेंट्स की बुनियाद पर नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करना है, प्रमोशंस बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। कौन सा ऑफिसर है जो ज़्यादा चीज़ों के अंदर आप कह रहे हैं
डूब जाता है और उनको हासिल करने की कोशिश करता है, किसने ज़्यादातर कोशिश की है गोल को अचीव करने की, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, तो वो प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट होगा कि आपने अब ये ऐसा ऑफिसर जो है ये हक रखता है कि उसको तरक्की दी जाए, ठीक है। और एक शख्स देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, उसको तरक्की नहीं दे रहे, दूसरा शख्स सिर्फ बॉस के करीब है, बॉस है ना, बॉस के करीब है और बॉस के साथ उसकी बड़ी अच्छी बनती है, तो उस बुनियाद पर उसकी तरक्की दे दी जाए, तो दिस इज फेवरेटिज्म, ये फेवरेटिज्म होगा, ठीक है, ये फेवरेटिज्म है। और इस बुनियाद पर आपने तरक्की नहीं करनी, आपने तरक्की प्रमोशन की बुनियाद पर करनी है, अचीवमेंट्स की बुनियाद पर करनी है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अच्छा, अब अदारे के अंदर ये सारी चीज़ होने के बाद एक बड़ी अहम चीज़ रह जाती है और वो है उस अदारे की एफिशिएंसी। और हमने कल पढ़ा था एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या थी, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो एफिशिएंट अगर अदारा नहीं है तो सारा काम खराब हो जाएगा, जितनी सारी चीज़ें सब बेमायनी हो जाएंगी। अदारे को एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है, वो परफॉर्म करके दिखाए। और ये नहीं है कि वही बात है कल वाली, घंटों का काम जो है वो दिनों में हो रहा है या महीनों में हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी लूज हो जाएगी। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, नंबर 2 इम्पर्सनैलिटी, नंबर 3 written rules and documents, number 4 specialized division of labor, number 5 promotion based on achievements, और number 6 efficiency and effectiveness, ठीक है। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर पेश किए थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पाकिस्तान के रेफरेंस में ले आए। अगर ये थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अप्लाई करें, तो आपने इसी तरह से एक एक पॉइंट पकड़ना है, पहले मैक्स वेबर के पॉइंट को डिस्कस करना है कि इससे क्या मुराद है, उसको मुराद के बाद फिर आपने बताना है पाकिस्तान में ये किस हद तक एप्लीकेबल है, ठीक है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल है ब्यूरोक्रेसी में। नंबर 2 इम्पर्सनैलिटी, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि जानिबदार है ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आप थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के मॉडल पे जब आपने अप्लाई करना है ये वाला पूरा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, तो आपने इसी तरह से पॉइंट्स उठाने हैं। पहले ये पॉइंट बताना है कि मैक्स वेबर ने क्या कहा था और फिर अपना एनालिसिस करना है आगे, ठीक है। अगला है रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम लिखकर होता है या ज़बानी कलामी होता है? रिटन में होता है, ठीक है, लिख कर होता है। अगला क्या है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, ये पॉइंट जो है वो दोबारा से इग्नोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो जिसके हाथ लग जाए उससे काम लिया जा रहा है, ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए प्रमोशंस बेस्ड ऑन अचीवमेंट, ये आप अच्छा एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, किस हद तक है जी, है एफिशिएंट, नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना एनालिसिस इस तरह से बयान कर लेंगे, ठीक है। और आखिर में कंक्लूड करना है आपने ये टॉपिक, ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है, पेपर में आने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ। ये और आप देखें कि मॉडर्न बजटिंग सिस्टम के अंदर ख़ास तौर पे वेस्ट में जो है वो हमने देखा कि बहुत तब्दीली आई, सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से मुमकिन हुआ, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये जो हमने कल भी पढ़ा था, एज अ साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कहता है कि बजट क्या है, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखें ना, बजट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल का बजट हो सकता है, ठीक है, 1 साल से कम तो बजट कहीं नहीं होता, ठीक है। तो हम जो बजट की बात कर रहे हैं ये हम नेशनल लेवल के बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुल्की सतह पर। मिसाल मैं आपको देता हूँ, पहले डेफिनेशन दोबारा देख लें। बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
एक घर की मिसाल लेते हैं, घर की मिसाल को समझाने के बाद मुल्क की मिसाल समझाना आसान हो जाएगा। एक घर की मिसाल लीजिए, घर के तमाम मामलात आपके सामने हैं, महीने का सारा जो स्केच है वो ड्रॉ कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर इनकम के अंदर रहते हुए, और हर घर की इनकम हो सकता है वेरी कर रही है, यकीनन वेरी करती है, ठीक है। तो उस घर के इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर का जो स्केच है वो ड्रॉ कर लिया जाता है, वो महीनेवार है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, बजट के अंदर, कि जो आपकी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो आपने सबसे ऊपर रखनी है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं। क्या चीज़ है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, शेल्टर, क्लॉथिंग और फूड। ये तो ऐसा है इस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही करना है। फिर इसके अलावा हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ के हवाले से कुछ पैसे आप रख रहे हैं साइड पे, ठीक है, हो सकता है अचानक से ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बजट का स्केच कर रहे हैं एक होम लेवल के ऊपर, ठीक है। और ये किस तरह से हो रहा है, एक उस पर्टिकुलर घर के इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर्स को जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब जो चीज़ें आपकी सेकेंडरी हैं या सेकंड प्रायोरिटी की हैं, ज़ाहिर है वो आप उसको नीचे रखोगे। अब अगर पैसे बचेंगे तो आप उसको करोगे, ठीक है, और अगर पैसे नहीं बचते तो आप उसको नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट कर दोगे कि अगली बार देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हमने एक मुल्क का बजट भी तैयार करना होता है। मुल्क भी, एक रियासत भी जो है वो एक घर की तरह है, ठीक है, और हमने इसका बजट तैयार करना होता है। और जब हमने ये बजट तैयार करना है तो हमने इस मुल्क की आमदन और इसके अखराजात देखने हैं। अब इसकी मुल्क की आमदन और अखराजात के उस रेशो में रहते हुए हमने जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है। दिस इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजटिंग इज़ एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक मुल्क की सतह पर देखें कौन कौन सी सबसे अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले इस मुल्क का सर्वाइवल, डिफेंस, जिसको हम कहते हैं डिफेंस, ठीक है। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर है वो सबसे टॉप पे चली जाएंगी, जिसको हम ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम ज़रा भी लचक नहीं दिखा सकते। अगर हम ये कहें ना डिफेंस अगली बार करेंगे, इसको अभी छोड़ो, हम किसी और पे फोकस करते हैं, तो पहले हम सर्वाइव करेंगे तो अगली बात आएगी ना, ठीक है। इसलिए जो टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें हैं अपनी इनकम को मद्देनजर रखते हुए पहले आपने उनको फोकस करना है। फिर उसके बाद जो आपकी आमदन बचती है आपने उस हिसाब से आपने फिर बाकी चीज़ों को तरजीह देनी है, ठीक है। तो ये जो बजट है, बजट ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी है कि इसके बगैर आप कह लें कि कोई काम नामुमकिन है, कोई काम मुमकिन नहीं है, ठीक है। नामुमकिन सी बात है ये, कोई अगर आप काम करें, देखें कोई भी काम करना है ना, ज़हन में लें, कोई भी काम करना है, कोई काम करना है, ठीक है। आपके ज़हन में कोई प्लान आया, जब आप उसको एग्जीक्यूट करने की बात करते हो ना, या उसको कहते हैं कि हकीकत का रूप धारना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। हो सकते थोड़े से पैसे चाहिए हो, लेकिन पैसे चाहिए। पैसे के बगैर कोई भी एक्टिविटी मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब है पैसे बुनियादी चीज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, बहुत प्यारी कोटेशन है, और ये एल.डी. वाइट की कोटेशन है। एल.डी. वाइट कल हमने पढ़ा था ना, लियोनार्ड डी वाइट। लियोनार्ड डी वाइट ने बड़ी प्यारी बात की है, कहता है कि फाइनेंस इज एज यूनिवर्सली इन्वॉल्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस is as universally involved in administration as oxygen is in the atmosphere. As oxygen is in the atmosphere. क्या कहता है कि इंतज़ामी अमूर के लिए पैसा इतना ही अहम है जितना कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की अहमियत है। हवा में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसानों का ज़िंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा, है ना। और यही बात वो कह रहा है कि अगर अदारों को पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो अदारों की जो मैनेजमेंट है वो नहीं सही से हो सकेगी, ठीक है। तो इसकी बुनियादी चीज़ क्या हुई, हमें अदारों को एडमिनिस्टर करने के लिए पैसे चाहिए। ये बात कह रहा है ना कि हमें फाइनेंस इज एज यूनिवर्सली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑक्सीजन इज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है।
अब बजटिंग का तो कंसेप्ट जनरल सा क्लियर हो गया होगा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग की। ये तो हम क्लियर हो गया ना कि बजटिंग जो है वो क्या चीज़ है और कैसे ये इसका तारुफ आपको सारा मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, ये बार बार हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम करते हैं इनकम और रेवेन्यू इनकम एक ही बात है, और दूसरी जब हमारा एक्सपेंडिचर है। ये मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दूँ। अच्छा ये बात याद रखिएगा, बजट यहाँ से मैं आपको दो टाइप्स बता दूँ। एक है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए, ये पहली कैटेगरी है, हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए और हमारे एक्सपेंसेस कम हो। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, ऐसी सूरत को हम क्या बोलते हैं? बजट सरप्लस। इनकम ज़्यादा हो, आमदन ज़्यादा हो रही है, अखराजात हमारे कम है, दिस इज बजट सरप्लस। और इसको उल्टा कर दें, यस हमारी आमदन कम है और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। ये लाजमी लिख लेना है, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप में ज़रूर होता है, ठीक है। अगर इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारे कम है, दिस इज बजट सरप्लस। अगर इनकम हमारी कम है, यानी हमारे जो अखराजात हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो रहे, हमारी इनकम मिसाल के तौर पे लाख रुपए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमारे पास जो पैसे आ रही है वो लाख रुपए है और अखराजात हमारे 2 लाख हैं। कितने लाख का? 1 लाख का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट हो जाएगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर? ये अपने याद रखना है। अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, ये कुछ असूल हैं जी जिनको हमने मुद्देनजर रखते हुए जो है वो बजट तैयार करना है, ठीक है। कुछ असूल हैं जिनको हमने मुद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए बजट तैयार करना है। पहला असूल ये है कि बजट हमारा हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस से मुराद क्या है कि हमारे ये नहीं होना चाहिए कि इनकम हमारी कम हो, एक्सपेंसेस हमने बहुत ज़्यादा रख दी हो, या इनकम हमारी बहुत ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर हमारे उसके हिसाब से ना हो। हमें चीज़ों को कोशिश करनी है मैनेज करने की, ठीक है। दिस इज बजट शुड बी बैलेंस्ड वन। अगर आप देखें ना, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हो गए, मामला कैसे चलेगा? चलो एक दफ़ा आप उधार ले लोगे, साथ हमसायों से ले लोगे, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो साथ वाला हमसाया है, अगर हम मुल्की सतह पर बात करें तो हो सकता है हमारा कोई दोस्त ममालिक हमें दे दे। ये जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन दे दें, लेकिन वो भी तो शराइत पे दे रहे, कब तक हम इस तरह करेंगे? ठीक है, वो हमने लुटाने भी तो हैं, उधार ले तो लेंगे चलाने के लिए, लुटाने भी तो हैं, ठीक है। तो वो एक और बोझ बन जाएगा। तो हमने क्या करना है? बजट को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। नंबर 2, द एस्टिमेट शुड बी ऑन कैश बेसिस। ये बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करूंगा। एस्टिमेट जो भी आप बजट का लगा रहे हैं, आपने जो कैश इस वक्त आपके पास मौजूद है उसके ऊपर लगाना है। समटाइम्स आपने ये भी सोचा हुआ होता है ना कि अभी फलां पैसे, इतने पैसे इस जगह से आने हैं, लेकिन वो अभी आए नहीं, और आप उसको शामिल कर लें और फिर बजट बनाएं, और हो ये कि वो पैसे आते आते डिले हो जाएं, बजट तो खराब हो गया है ना। से पैसे किसी ने आपको देने हैं, कहीं से आने हैं, और आप अभी आए नहीं, आपने उसको भी टेंटेटिवली शामिल कर लिया बजट बनाते हुए कि इतने पैसे यहाँ से भी आ जाएंगे तो इतनी इनकम हो जाएगी, वो भी हुई नहीं क्योंकि वो पैसे ही नहीं आए। तो आपने जो एस्टिमेट लगाना है वो जो आपके पास कैश मौजूद है आपने उसके ऊपर लगाना है ताकि कोई गलती ना हो सके, ठीक है। तो एस्टिमेट बजट का जो आपने लगाना है दैट मस्ट बी ऑन कैश बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 है रूल ऑफ लैप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ लैप्स। ये तकरीबन दुनिया के हर कोने में देखा जाता है, तकरीबन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ नहीं है, लेकिन तकरीबन ये अपनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स में जो है ना वो इशू किए जाते हैं, और जब साल ख़त्म हो जाता है तो जितने पैसे उस महकमे के पास बचे हुए होते हैं
वो उसने वापस नेशनल एक्सचेकर, कौमी खजाने में लुटाने होते हैं। ठीक है, दिस इज रूल ऑफ लैब्स। क्लियर हो रही बात की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आप जानते हैं पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई। ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई पर स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 30 जून। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हर साल जून का महीना आता है तो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आपको सड़कों पर और सरकारी अदारों में होती नज़र आ रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? यस, ठीक है, पाकिस्तान में ये फॉलो अप होता है रूल ऑफ लैब्स। और अब चूँकि जिस महकमे को जितने पैसे अलॉट हुए हुए होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है पैसे हम किसी न किसी तरह से खर्च कर लें, वापस ना जाएं। हालांकि अगर देखा जाए असूलन तो ये पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाने हैं, तो किसी और अदारे के काम आ जाएंगे अगर आपके काम नहीं आए। ठीक है, तो आखिरी दिनों में क्या होता है, बिल्स बनाकर उनको एडजस्टमेंट्स की जा रही होती है। ठीक है, और आप देखिए जो काम पूरे साल में नहीं होता, वो काम उस महीने में दिन और रात लगाकर सड़कें भी बनाई जा रही हैं, बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है रूल ऑफ लैब्स, इसके तनाजुर में क्या होता है कि हर महकमे की कोशिश होती है कि जो पैसा उनको डिपार्टमेंटल लेवल पे अलॉट हुआ वो वापस ना जाए, ठीक है, वो किसी न किसी तरह से इस्तेमाल कर लें। ये थोड़ा सा लिख लें। अच्छा, ये अलग से टॉपिक बन जाता है, ये 10 नंबर का नोट भी आ सकता है ये पूरा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को, ये 10 नंबर का नोट मेरा ख्याल है शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में आया भी हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरा ख्याल है PMS में आया हुआ है। 10 नंबर का नोट इस अकेले के ऊपर लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का नोट रूल ऑफ लैब्स अकेले पे, तो इसको थोड़ा सा लिख भी लें। द रूल ऑफ लैब्स इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। द रूल ऑफ लैब्स इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट एवरीवेयर। इससे मुराद क्या है? रूल ऑफ लैब्स से मुराद, इट means that all appropriations expire at the close of each fiscal year। जब हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होगा तो ये पैसा जो जिस इस महकमे को जितना मिला, जो पैसा बचा हुआ हो, जो लग गया तो लग गया, जो बच गया वो वापस जाएगा। ठीक है, दिस इज रूल ऑफ लैब्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये बड़ा एक तरीका कहा जाता है कि दुनिया में कामयाब तरीका है, जिसके जरिए से पैसा जो बच जाता है वो वापस डाल के फिर दोबारा एस्टिमेट लगाने की कोशिश की जाती है कि अब कौमी खजाना कितना बना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस। लिख लें, यहाँ नहीं लिखा हुआ, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस्ड बजट्स। अभी मैंने बताया ना आपको, सरप्लस कब होगा? जब आपकी आमदन ज्यादा है और आपकी एक्सपेंडिचर्स कम है। ठीक है, सरप्लस बजट है। इसके बाद आपके अखराजात ज्यादा है, आपकी आमदन कम है, ये आपका डेफिसिट बजट डेफिसिट हो जाएगा। और बैलेंस में क्या है कि जितनी इनकम थी उसी हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर भी हो गए। तो हमारा कोशिश क्या है कि हमारा एटलीस्ट हमारा बजट बैलेंस्ड बने, खसारे में ना जाएं। खसारे में जाएंगे तो नुकसान होगा ना, फिर हम 1 महीना कर लेंगे, 2 महीने, साल गुजार लेंगे, लेकिन एक वक्त पर आके हम प्रेशराइज हो जाएंगे। तो इसलिए हमने हमेशा बजट को बैलेंस्ड बन रखना है। इसके बाद है, हमने हमेशा बजट को असाइन करते वक्त डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जरूर देखनी है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट असूल है, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। ठीक है, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जरूर देखनी है और एस्टिमेट लगवाने हैं। हर साल आपको पता है एस्टिमेट लगवाए जाते हैं हर महकमे से कि उसको कितना कितना बजट दरकार है, और फिर जितनी आमदन होती है उसके हिसाब से उनको बजट दिया जाता है। जितनी उनकी डिमांड है उसके हिसाब से नहीं, जितनी हमारे मुल्क की आमदन है उसके हिसाब से उनको बजट दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बजट है। खजांची उसको मैनेज कर रहा हो। बजट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ ट्रेजरी। हमेशा उसको कोई ना कोई ट्रेजरी जो है वो उसे कंट्रोल कर रहा हो, ताकि
एक शख्स को पता हो कि क्या अखराजात हैं, कितनी आमदन है और किस हिसाब से जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अगर उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा, आप किसी भी शख्स को तुम पैसे संभाल लो तो पैसे तो नहीं संभालेंगे ना, ठीक है। इसलिए बजट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ ट्रेजरी। ये कुछ असूल है, इन असूलों की बुनियाद पे हमेशा बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। और बजट दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बजट क्या है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका एक फाइनेंशियल प्लान है जो कि अभी आने वाले वक्त पे अप्लाई करना है आपने, ताकि आपका आने वाला वक्त बेहतर हो सके। अगर आप पहले से मैनेज ही ना करोगे तो हो सकता है कहीं भी पैसे ज़्यादा खर्च कर बैठो, फिर परेशानी होगी। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ नहीं किया और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ ज़्यादा पैसे लग गए, परेशानी होगी ना। तो इसलिए हमेशा से पहले से कुछ चीज़ों को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इब्तिदा के पहले लेक्चर में हमने एक एक्रोनिम पढ़ा था, पोस्ट कॉर। मैंने कुछ बताया था कि सारी चीज़ों को करने के लिए एक बुनियादी चीज़ चाहिए और वो क्या था? बजटिंग। आया था ना? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डायरेक्टिंग था, कोऑर्डिनेशन था और क्या था? रिपोर्टिंग था। लेकिन सारे काम के लिए, तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हमें बजटिंग की ज़रूरत है और बजटिंग के बगैर कोई भी अदारा आगे नहीं चल सकता। अभी मैंने आपको एक कोटेशन लिखवाई है LD वाइट की, ठीक है। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पैसे की अहमियत क्या है, पैसा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है। पैसा होगा तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी ना, अदारे अच्छे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे टाइप्स ऑफ बजटिंग के ऊपर, ये प्रिंसिपल्स थे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ। ये फर्क है इनमें थोड़ा सा। पहली है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर आप देखिए, नाम से जाहिर है परफॉर्मेंस बजटिंग, पैसा आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एलोकेट किया जाएगा। पैसा आपकी अदारे की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। पहले मैं मुख्तसर करके आपको इनका फ़र्क बता रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर क्या है कि अदारे की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पैसा अलॉट किया जाएगा। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग के अंदर क्या है कि पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा कि जितने अखराजात इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, इस पैसे, ये पैसे लगने के बाद कितने लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, कि इतनी पैसों में अगर कहीं और ये प्रोजेक्ट लगाया जाए तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा या कम लोगों को फ़ायदा होगा। दिस इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट, इसके अंदर पहले रिपोर्ट तैयार करके बताई जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, किस हद तक ये प्रोजेक्ट मुमकिन है। मिसाल के तौर पे कहीं मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है और आप जाके कहीं बिल्कुल शहर से बाहर बना दें, कहीं से ही जाके गाँव में बना दें जहाँ पे लोगों की रसाई बहुत नामुमकिन सी बात है, ठीक है, पहुँचने बहुत मुश्किल है, वहाँ पे उसका फ़ायदा होगा बनाने का। एक हॉस्पिटल आप कहीं ऐसी जगह पे बना दें जो शहर से बाहर हो, आबादी सारी शहर के अंदर है, अस्पताल आप शहर से बाहर बनाएं, कैसे ऐसा प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पे उसके मज़ाफात के लोग, मैक्सिमम लोग उससे मुस्तफीद हो सकें, उसकी कॉस्ट से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। ये ना कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और उसका फ़ायदा उससे कम हो रहा हो, ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं ना फ़ायदा का कोई नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट, वो कहते हैं ना वाइट एलिफेंट है, ये सफ़ेद हाथी की तरह। आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली जिसमें पैसे ज़्यादा लग गए, उसका फ़ायदा चंद लोगों को हो रहा है, चंद लोगों को हो रहा है, ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट आपने नहीं करना। इसके अंदर हमेशा पहले प्लानिंग प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके अंदर बताया जाता है कि इतने ये पैसे लगेंगे और उसके हिसाब से ये एरियाज़ हैं, या इतने हिसाब से लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से मुस्तफीद हो सकते हैं। एनालिसिस किया जाता है, कौन सा एनालिसिस है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और तीसरा है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग क्या है? जीरो बेस बजटिंग से मुराद है कि हमेशा हर साल आपने माजी को भूल जाना है। एक साल में आपने जो कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, आपने जब वो साल ख़त्म हुआ, पिछले साल के सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को भूल जाना है, उस पर पर्दा डाल देना है और दोबारा से ज़ीरो से एक नए सफ़र का आगाज़ करना है अगले साल का, ठीक है। तो दिस इज़ जीरो बेस। जीरो है ना, जीरो, हर चीज़ ग्राउंड जीरो से स्टार्ट हो रही है। एक साल मुकम्मल हुआ, ग्राउंड जीरो से दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो रही।
तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग है। तीनों में थोड़ा सा आइडिया हुआ है, अब चलते हैं डिटेल की तरफ। अच्छा जी, जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है ये 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है इसका आगाज हुआ था। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का आगाज 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया गया था, ठीक है। और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या था? अ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इज अ टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग or presenting is a technique for presenting government operations in terms of functions, programs, activities and projects। आप डिफरेंट चीज़ों के जरिए से परफॉर्म करके दिखा सकते हो। कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगाया किसी डिपार्टमेंट ने, कोई अच्छी एक्टिविटी करके दिखाई, ठीक है, कोई अच्छा प्रोग्राम मैनेज करके दिखाया, उसकी बुनियाद पर आपको डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बजट असाइन किया, एलोकेट किया जा रहा है, ठीक है जी। अ परफॉर्मेंस बजट इज अ टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग presenting government operations in terms of function, programs, activities and projects। अब होता क्या है, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ना, इसका फायदा ये होता है क्लास कि जब परफॉर्मेंस बजटिंग को हम अप्लाई करते हैं ना कहीं पे, जैसा कि अमेरिका में करने की कोशिश की जाती है, तो इससे अदारों के दरमियान एक कंपटीशन की फजा बनती है। वरना जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर पता है हर साल बजट असाइन होगा और कोई जरूरत नहीं कंप्लीट करने की। ऐसी सूरत में जहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है, हर अदारा कोशिश करता है कि दूसरे अदारे की निस्बत अच्छा परफॉर्म करे। ऐसी सूरत में क्या होता है, एक कंपटीशन का माहौल बनता है और हर अदारा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है और उस अदारे की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहाल होती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का सबसे बड़ा ये फायदा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए, जो सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जब परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है तो हर एक पर्टिकुलर शख्स को, उस अदारे के पर्टिकुलर शख्स को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके टास्क असाइन किया जाता है और वो अपने उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है या आंसरेबल होता है, ठीक है। अब तमाम लोग मिलकर यहाँ पे एक टीम वर्क करने लग पड़ते हैं, वरना अदारे का अकेला ही शख्स एक हो सकता है लगा रहे और उसी की परफॉर्मेंस पे अदारा चल रहा है। जब कंपटीशन की बात आती है तो टीम वर्क जरूरी हो जाता है और टीम वर्क के बगैर अदारा परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि रियासती सतह के ऊपर एक कंपटीशन की फजा जो है वो बहाल होती है और इस तरह से क्या होता है, हर अदारा दूसरे अदारे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, PPBS, इसका एब्रीविएशन इसी से बना लेना है, कैपिटल सारा PPBS। ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। क्या प्लानिंग की जाती है कि आपका क्या प्रोग्राम है, आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तैयार करना चाहते हैं, आप कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन तैयार करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन। पैसा तो लगना है, चाहे आप शहर में लगाओ या शहर से बाहर लगाओ, ठीक है, पैसा लगेगा, हर सूरत लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना पैसा लग रहा है क्या उस हिसाब से लोगों को फ़ायदा होगा या सिर्फ पैसे ही लगेंगे। अगर ये है कि सिर्फ पैसे ही लगेंगे और थोड़े से मखसूस लोगों को फ़ायदा होगा तो ये पैसे का ज़िया होगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे ना। ऐसी इतनी बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी वीरान जगह पर, वहाँ पे लोगों की रसाई मुमकिन नहीं है, लोग नहीं पहुँच पा रहे, तो पैसों का ज़िया है। तो इसका मतलब है लोकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमने किसी ऐसी जगह पर अपनी साइट प्लान करना है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है इस बजटिंग सिस्टम के अंदर हमें जो करना पड़ता है दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट
एनालिसिस, ये इस सिस्टम में हमें करना है और इसके बगैर ये अप्रूव नहीं होता, ठीक है। उसमें तो था ना परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बजट मिल रहा था, इसमें आपको आपकी फिजिबिलिटी की बुनियाद पर मिलता है, फिजिबल रिपोर्ट जो आप पेश करते हो कि किस हद तक ये प्लान जो है वो एप्लीकेबल है या मुमकिन है कि हम कर सकते हैं। और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या देखी जा रही है कि इसके ऊपर खर्चा कितना होगा और उस खर्चे करने के बाद हमें किस हद तक जो है वो फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। अगर एक अब हॉस्पिटल बनाएं, आप फर्ज कर लें एक हॉस्पिटल आप बनाएं और वहाँ पे इर्द गिर्द में आबादी ना हो, दूर दूर से लोगों को आना पड़े, तो वो हॉस्पिटल फिजिबल नहीं है। लेकिन उसकी ऐसी जगह पे वही हॉस्पिटल बना दी जाए जहाँ पे उन लोगों की रसाई थोड़ी सी नज़दीक है या मुमकिन है, तो वो ज़्यादा बेहतर जगह होगी, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना हम इतने ढेर सारे पैसे लगा दें, बाद में पता लगे ये तो थोड़े से लोगों को फ़ायदा हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी है, पैसों को ज़्यादा हो रहा है ना। इसलिए हमेशा इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि इट्स वेरी टाइम टेकिंग, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पहले आप जाते हो, जाके देखते हो, साइट विजिट करते हो, प्रोजेक्ट देखते हो, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करते हो। अभी ये काम हुआ नहीं है, ये काम होना है, ये काम अभी होना है, इसके लिए अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल होगी तो पैसे मिलेंगे। तो आप सारा कुछ पहले स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद फिर पता चलता है इसकी अप्रूवल नहीं हुई कि हमारा जो प्लान था वो सही नहीं था, उसके अंदर अखराजात ज़्यादा आ रहे थे और उसके ज़रिए से आमदन कम हो रही है, ठीक है, आमदन हमारी कम हो रही है, कम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये दोनों अंदाज में हम कर सकते हैं। एक ये है कि जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया उसके ऊपर जो अखराजात आए क्या उस हिसाब से हमारी आमदन भी आ रही है, और दूसरा क्या है कि अगर हमने जितने पैसे लगा दिए सरकारी सतह के ऊपर तो क्या उस हिसाब से लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता चलेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क है, जिसकी वजह से इस टाइप ऑफ बजट को थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, वरना ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, बस सिर्फ टाइम टेकिंग है, ये इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा। नेक्स्ट लास्ट में रह गया ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो हर साल माजी की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी उनको भुलाकर दोबारा से एक नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज़ किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। और हर साल एक पर्टिकुलर जो हमने बजट तैयार किया था एक साल का, हमने देखा था रूल ऑफ लैप्स। वो क्या होता है, पैसा जो बच गया वो लैप्स हो गया, अब दोबारा से फाइनेंशियल ईयर का आगाज़ हो रहा है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर याद रखना है हर साल हम एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लिखेंगे, द टोटल ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स द टोटल रीजस्टिफिकेशन। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स, लिख लें, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स टोटल रीजस्टिफिकेशन, टोटल रीजस्टिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। हर चीज़ को हमने दोबारा से, जिसको कहते हैं ना ज़ीरो मीटर हो गई, माजी की सारी चीज़ों को भुला देना, हर चीज़ को हमने दोबारा से एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं हर साल फाइनेंशियल ईयर में, अगर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है। अब इस बजट का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर अदारों को पता है हर साल बजट अलॉट हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन नहीं होगा, वो कंपटीशन आपको यहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अदारों की परफॉर्मेंस का फिर बड़ा मसला बन जाता है, अदारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो अदारों की परफॉर्मेंस कराने के लिए फिर एक ही बजट बचता है और वो है परफॉर्मेंस बजटिंग। पाकिस्तान में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है, पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है। आप देखते हैं ना हर साल मई के आखिर में, बल्कि जून के महीने में, ख़ास तौर पे जून के महीने में बजट के ऊपर काम शुरू कर देती है गवर्नमेंट, और बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फिर जून के आखिर में पेश कर रहे होते हैं कि इस साल हमने इतना % टैक्स लगा दिया है, इतने % इसके लिए एलोकेट कर दिए, इतने % डिफेंस के लिए, इतने % एजुकेशन के लिए, ऐसे ही है ना, आप देखते हैं।
और फिर वो यकम जुलाई से, उस साल के यकम जुलाई से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यकम जुलाई से शुरू हो रहा है, यकम जुलाई से वो एप्लीकेबल हो जाता है और अगले 30 जून तक फिर वो एक्टिवेट रहता है। और फिर इसी तरह से हर साल ये प्रैक्टिस रिपीट की जाती है। तो ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, ये इसके अंदर कंपटीशन जो है वो हमें कोई इतना नज़र नहीं आता। अगर उनको पता है पैसे मिल जाएंगे, हम काम कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब ऐसा करना है आपने, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, टॉपिक ख़त्म हो गया। अब रोक दो।